जीवन की उत्पत्ति जल से ही हुई है, अतः आज हम जलीय जीवन को जानने के लिए भोपाल स्थित अपर लेक पर पहुँचे हैं। यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि जल के तल से लेकर सतह तक का जीवन किस तरह हमारे लिए उपयोगी है। और हमारे बीच में आज डॉक्टर अभिलाषा हैं। आप एनवायरमेंट साइंस एंड लिम्नोलॉजी विभाग बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में इस डिपार्टमेंट की हेड हैं। तो नमस्कार अभिलाषा जी। थैंक यू सो मच। अभिलाषा जी, यहाँ से जो हम इस वाटर बॉडी को देख पा रहे हैं तो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं पूरा? मैम एक्चुअली ये जो लेक हमको दिख रहा है या कोई भी लेक दिखता है, इसमें अलग अलग 3 या 4 लेयर होती हैं। ये जो हम ऊपर अभी सरफेस दे पा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एपिलिम्नियन। इसके नीचे आप जाएंगे जो मिडिल लेयर होगा वो मेटालिम्नियन होता है, और सबसे नीचे आप जब जाएंगे तो वहाँ पर हाइपोलिम्नियन होता है। और बेंथिक जोन में इसका हाइपरलिम्नियन मिलता है, 4 लेयर मिलती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो मेटालिम्नियन होता है बस वहीं तक सनलाइट जाती है जहाँ पर थर्मोक्लाइन होता है, जहाँ पर उस तरह की डाइवर्सिटी बेंथोस की हो या मैक्रोफाइट्स की हो मिलेगी जिनको सनलाइट की ज़रूरत है। और जब थर्मोक्लाइन के नीचे जो है एक दूसरा कैटेगराइजेशन शुरू हो जाता है जिसको हम एफोटिक जोन बोलते हैं। तो थर्मोक्लाइन तक फोटिक जोन होता है किसी भी लेक का, और उसके नीचे एफोटिक जोन यानी कि जहाँ पर लाइट नहीं जा रही है वो शुरू हो जाता है। तो इस तरह से 3 to 4 लेयर्स जो हैं हर लेक के वाटर बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाती हैं। मतलब आपने कहा कि कुछ लेयर्स तक सनलाइट जा रही है, तो बेंथोस वाली जो कैटेगरी है ये सनलाइट के ऊपर वाले एरिया में होगी, नीचे होगी, या दोनों में होगी? मैम दोनों में होगी। बेसिकली जो बेंथिक जोन वर्ड है उससे बेंथोस मिला है, और बेंथिक जोन आपके इस तरह से चलती है। तो कुछ आपकी जो सबस्ट्रेट होती हैं जैसे मैक्रोफाइट्स या कुछ स्टोन होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, वो सनलाइट पर भी आते हैं, वहाँ भी आपको बेंथोस मिलेंगे। और जिनको सनलाइट नहीं चाहिए जैसे कि एनालिड मैंने बताया था, तो वो आपको नीचे मिलेंगे। तो फोटिक एफोटिक जोन दोनों में ही मिलते हैं ये आपको। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया सबस्ट्रेट। जी मैम। तो इसका क्या मीनिंग है? हाँ मैम, सबस्ट्रेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेंथोस के लिए, क्योंकि सबस्ट्रेट मतलब होता है एक ऐसी सतह, एक ऐसी सरफेस बेंथिक एनिमल को मिलना जिस पे वो रह पाए, और यदि उस पर एल्गी पेरिफाइटन लगा है या उस पर कोई प्लांट लगा है मैक्रोफाइटिक वेजिटेशन, तो उससे उसका न्यूट्रिएंट ले पाए। वो कोबल्स होते हैं और भी छोटे होते हैं जिससे सैंड मिलके बनती है, वो पेबल्स होते हैं। इनके अलग अलग साइज़ होते हैं। तो पेबल्स, कोबल्स, ग्रेवल्स, बोल्डर्स ये मिलते हैं, और इन पे अलग अलग तरह के बेंथोस रहते हैं। अब ऊपर से नीचे तक जब हम अलग अलग लेयर्स पर जा रहे हैं तो इसमें टेम्परेचर की क्या भूमिका होती है? हाँ, टेम्परेचर का मैम बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पूरी की पूरी डाइवर्सिटी चेंज हो जाती है। यदि हम बेंथोस की नहीं एज अ होल कंप्लीट बात करते हैं तो टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से या सनलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेक होता है ये 2 जोन में हो जाता है, फोटिक और एफोटिक। हाइपोलिम्नियन तक, मेटालिम्नियन तक इसका फोटिक जोन होता है जहाँ तक सनलाइट जाती है, एंड उसके नीचे जहाँ पर सनलाइट नहीं जा रही है एफोटिक हो जाता है। तो नेचुरली चाहे वो प्लांट की डाइवर्सिटी हो या एनिमल की डाइवर्सिटी हो, जिनको सनलाइट चाहिए वो आपको एफोटिक जोन में नहीं मिलेंगे, और जिनको चाहिए वो फोटिक जोन में मिलेंगे। जैसे कि मैक्रोफाइट्स का फिर क्लासिफिकेशन होता है एमर्जेंट मैक्रोफाइट, तो जो अपने आप को नीचे अटैच करके ऊपर सतह पे आते हैं बिकॉज उनको सनलाइट चाहिए, वो नीचे नहीं मिलेंगे। बट कुछ मैक्रोफाइट्स, कुछ बेंथोस, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिनको कम सनलाइट चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो नीचे मिलेंगे। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरी की पूरी डाइवर्सिटी को बनाने में और उसको कैटेगराइज करने में। दोनों जोन की, फोटिक एफोटिक जोन की जो डाइवर्सिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो वाटर बॉडी पर जब हम लोग आते हैं किसी भी, तो इसका अध्ययन यदि हमको करना है तो क्या स्थिति होना चाहिए, इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली मैम वाटर बॉडीज़ 2 तरह की होती है, लैंटिक और लोटिक। तो लैंटिक स्टैग्नेंट वाटर होता है जिसमें लेक आते हैं जिस पे अभी हम खड़े हुए हैं, और दूसरी होती है लोटिक जिसमें रिवर या स्ट्रीम, छोटी नदी, बड़ी दरिया, या जिसको हम कहते हैं बहता हुआ पानी जिसमें आता है, लोटिक होता है। तो ये 2 तरह की वाटर बॉडीज़ होती हैं, और इनकी स्टडी में कुछ चीज़ें हैं जो अलग होती हैं और कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। तो हम कॉमन से शुरू करते हैं कि जब हमें किसी भी वाटर बॉडी की स्टडी करना है
तो उसको शुरुआत कैसे करते हैं? भले ही आप उसके पानी का निरीक्षण कर रहे हो, आप वहाँ की जैव विविधता का निरीक्षण कर रहे हो, या आप वहाँ के बर्ड्स को देख रहे हो, कुछ भी आप देख रहे हो, तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो उसके पर्यावरण को क्रिएट करते हैं, इन्वायरमेंट को फॉर्म करते हैं। इसीलिए हमको ये पैरामीटर्स ज़रूरी करने ही होते हैं। तो जब आप किसी साइट पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको उसका साइट का नाम, वहाँ का टेम्परेचर, क्लाउड कंडीशन, रेनी है या नहीं, ये सारी चीज़ें, सनी है, विंडी है, वो नोट करना होता है। उसके अलावा आपको लेट लॉन्ग नोट करना होता है। और फिर सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो एयर टेम्परेचर होता है। तो हम इसके लिए हमारे पास थर्मामीटर है, और इसमें जो अभी टेम्परेचर बता रहा है वो बता रहा है 31 डिग्री। ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो गया है। और इसके साथ ही आपको वाटर टेम्परेचर लेना होता है। हाँ। और वाटर टेम्परेचर आप जिस जिस साइट पर भी जाते हो, मान लीजिए आपको किसी लेक की स्टडी करना है, जैसे अभी हम इस लेक पर जाएंगे, तो जिस जिस साइट पर आप जाते हो उस साइट पर आपको वहाँ पर वाटर टेम्परेचर एवरी टाइम आपको रिकॉर्ड करना होता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर वाटर टेम्परेचर कितना है इस साइट का। जी। तो जैसे कि आपने देखा, पहले मैंने इस कंटेनर को वॉश करा। यदि आपके पास डिस्टिल वाटर नहीं है और इसमें कंटामिनेंट्स लगे हुए, तो आप इसको सैंपल वॉश दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी इसकी इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो भी होगी, वो वॉश होगी और इस वाटर का ही कंटामिनेशन बोल लीजिए या कंपोनेंट बोल लीजिए, इसमें मिलेंगे। तो एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड्स डिप करेंगे। यहाँ का वाटर टेम्परेचर 29 डिग्री है। तो आपने देखा एयर टेम्परेचर 31 था और वाटर टेम्परेचर 29 डिग्री है। जैसे जैसे दिन निकलता जाता है तो कहीं कहीं स्टेशन पर आपको एयर और वाटर टेम्परेचर सेम भी मिल सकते हैं। आपने पहला पैरामीटर हमको बताया अभी बिल्कुल। कि टेम्परेचर, हमको एयर टेम्परेचर भी लेना चाहिए और जिस बिल्कुल। वाटर बॉडी पे जा रहे हैं हाँ, उसका टेम्परेचर भी लेना चाहिए। हाँ। तो इसके अतिरिक्त और कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसका हमको ध्यान रखना जरूरी है? बिल्कुल मैम, दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं, एक सेंसिटिव होते हैं और एक आप बोल सकते हैं लैब पैरामीटर। सेंसिटिव पैरामीटर्स वो होते हैं जो अगर आप इनको यहाँ पर नहीं करेंगे, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद करेंगे, तो उसकी रीडिंग बदल जाती है, वेरी कर जाती है, जिसमें पीएच आता है, टीडीएस आता है, कंडक्टिविटी मीटर आता है एंड इवन डीओ भी आता है। तो यदि आपको डिजोल्व ऑक्सीजन लेना है तो उसका भी सैंपल आपको फील्ड पर ही फिक्स करना होता है। तो जो सेंसिटिव पैरामीटर से उसकी हम शुरुआत कर देते हैं। हमारे पास ये एक पोर्टेबल मीटर है डिजिटल, जिससे हम पीएच, टीडीएस और कंडक्टिविटी देखते हैं। और सेम वाटर सैंपल में जिसमें हमने वाटर टेम्परेचर मेजर करा है, हमारे पास ये है। और ये हमारा जो है मल्टी पैरामीटर है, मतलब एक ही मीटर से आप पीएच, टीडीएस, सैलिनिटी और कंडक्टिविटी देख सकते हैं। यहाँ ऊपर देखिए पीएच लिखा हुआ आ रहा है, ये 8.4, 8.3 इतना ही रहेगा, इससे नीचे जाएगा नहीं, अल्कलाइन वाटर है। तो ये जो अब हमने इलेक्ट्रोड चेंज करा है और हम इसको फिर से डिप कर देंगे, तो आप देखिए यहाँ पर TDS लिखा है और ऊपर उसकी यूनिट लिखी हुई है। ये TDS और ऊपर उसकी यूनिट ppm लिखी हुई है, mg पर लीटर इसका मतलब होता है। तो ये 140 आपको शो कर रहा है। अब आप इसका मोड चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको सैलिनिटी भी बताने लगेगा। हालांकि फ्रेश वाटर में हम सैलिनिटी मेजर नहीं करते हैं, हम इसको स्किप करेंगे तो ये अब कंडक्टिविटी भी बता रहा है और ऊपर उसका यूनिट भी दे रहा है म्यूएस में 195। तो ये इस तरह से जो है आपके सेंसिटिव पैरामीटर्स होते हैं और ये किसी भी पानी के सैंपल को या वाटर बॉडी के पर्यावरण को निर्धारित करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप वाटर टेम्परेचर लें और फिर पीएच, टीडीएस, कंडक्टिविटी, सेंसिटिव पैरामीटर्स लें। अभिलाषा जी, हमको ये किनारे पे कुछ हरे हरे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ठीक है मैम, एक्चुअली जिस तरह से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, जिस तरह से लैंड पर इकोसिस्टम होता है, सेम वही इकोलॉजी वाटर बॉडी के अंदर भी चल रही है। तो ये जो आप देख रही हैं एक्वेटिक वेजिटेशन, इसको हम मैक्रोफाइट्स बोलते हैं और ये प्रोड्यूसर होते हैं एक्वेटिक फूड चेन के लिए, किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। तो ये बोल लीजिए जिस तरह से फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लांट ट्रीज इंपॉर्टेंट होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए, उसी तरह से इनकी भी इम्पोर्टेंस है। और ये बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे कि अभी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर हाइड्रिला पड़ा हुआ है, आइपोमिया पड़ा हुआ है, इवन इक्यूसिटम भी मैं देख पा रही हूँ इसमें। तो ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं और वेजिटेशन होते हैं एक्वेटिक। और इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो कि प्रोड्यूसर का काम करते हैं, पेरिफाइटन होते हैं जो कि प्रोड्यूसर का काम करते हैं। तो ये एक्वेटिक वेजिटेशन है जो कि बैंथोस की हम बात करें तो बैंथोस को ये फूड और हैबिटाट दोनों ही देते हैं।
तो अभी हमने किनारे पर मैक्रोफाइट्स की बात की और हमको सतह के ऊपर बहुत सारे जीव दिखाई दे रहे हैं, पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हम आसानी से देख लेते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ जीव होते हैं क्या? हाँ, अंदर भी फूड चेन होती है। जैसे अभी हमने प्रोड्यूसर बाहर देखे, उसके बाद जो फूड चेन शुरू होती है वो फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन और बैंथोस और फिश। अब बैंथोस एक इसमें नई टर्म है जो कम लोगों ने सुनी हुई होती है, और फाइटोप्लैंक्टन जो है उनको ज़ूप्लैंक्टन खाते हैं, और ज़ूप्लैंक्टन जो है वो बैंथोस के द्वारा खाए जाते हैं और बैंथोस को फिर फिश खाती है। नॉर्मली हमें ये लगता है कि फिश बस पानी ही पी रही है, पानी ही खा रही है, ऐसा नहीं है। जो बैंथोस होते हैं उस पर बर्ड्स भी फीड करती हैं, कुछ फिशेस भी फीड करती हैं। और प्लैंक्टन और बैंथोस में या ज़ूप्लैंक्टन और बैंथोस में डिफरेंस होता है, दोनों ही एनिमल ग्रुप के हैं, लेकिन ज़ूप्लैंक्टन जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और बैंथोस का प्लस पॉइंट ये है कि वो नेकेड आई से देख सकते हो आप। तो अभी जो हमें दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो सतह पे नहीं रहते हैं, वो बैंथिक जोन में रहते हैं। बैंथिक जोन का मतलब है जो रिवर बेड है या सबस्ट्रेट है किसी भी वाटर बॉडी का, जो बॉटम है उसको बैंथिक जोन बोलते हैं, और उस बैंथिक जोन में ये रहते हैं। और नॉर्मली बैंथिक जोन मराइन इकोसिस्टम में भी मिलती है, जो उसकी डीपेस्ट जोन होती है। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्पीशीज मिलती हैं, हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप की स्पीशीज मिलती हैं। अच्छा, तो बैंथोस में केवल छोटे जीव या कुछ उससे बड़े जीव आएंगे? हाँ, मैम मछली भी हो सकती है क्या बैंथोस? बैंथोस को यदि हम मराइन इकोसिस्टम को देखेंगे तो उसमें कुछ मछलियों की प्रजातियां होती हैं जो कि बैंथिक फिशेज होती हैं, बट फ्रेश वाटर में जो है 3 इसके मेजर फाइलम होते हैं, आर्थ्रोपोड, एनिलिड और मोलस्क, जो कि एनिमल किंगडम के ही क्लासिफिकेशन है। तो बेसिकली इन 3 ग्रुप के ही जो इंसेक्ट हैं आपको मिलेंगे, उनको आप बैंथोस बोलते हैं, और आप उनको नेकेड आई से देख सकते हैं। तो जो आपको कीड़े के समान दिखेंगे वो आर्थ्रोपोड है, जो वर्म लाइक या थ्रेड लाइक दिखेंगे वो एनिलिड है, और इसके अलावा आपके मोलस्क होते हैं जिसकी 2 क्लासेस होती है, गैस्ट्रोपोड और बाइवाल्व्स होते हैं। अच्छा जी, तो बैंथोस हमेशा स्थिर ही रहते हैं या तैरने वाले भी होते हैं? नहीं, बैंथोस फ्री मूवमेंट उनका रहता है, जहाँ उनको फूड और हैबिटेट मिलेगा वो मूव करते हैं। अनलाइक प्लैंक्टन का कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो विंड के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, पर इनका अपना फूड हैबिटेट और मूवमेंट इनका खुद सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो मूवमेंट में ये इनका जो बैंथोस का मूवमेंट होगा वो तली पे ही रहता है या थोड़ा ऊपर भी आ सकते हैं, या वो ऊपरी सतह पे भी आ जाते हैं? ऊपरी सतह पर मैम मोलस्क ग्रुप आपको मिलेगा। जैसे अभी हमने मैक्रोफाइट्स की बात करी, मैक्रोफाइट्स पर मोलस्क ग्रुप के जो बैंथोस होते हैं वो अटैच होते हैं, लेकिन एनिलिड जो होते हैं या फिर इंसेक्ट जो होते हैं वो आपको ऊपर नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको बॉटम पर जाना ही पड़ेगा। और वो बॉटम सैंपल कलेक्ट करने के लिए अलग अलग सैंपलर होते हैं, जिनसे हम पहले बॉटम से मड का सैंपल लाते हैं या ग्रेवल का सैंपल लाते हैं, फिर उसमें से बैंथोस को निकालते हैं। तो इसको यदि बैंथोस को हमको देखना हो, क्योंकि यहाँ तो ऊपर पानी पानी नजर आ रहा है, हाँ, वो आपको सैंपल नीचे से लाना पड़ेगा, तो उसके लिए काफ़ी सैंपलर्स होते हैं। 4 मेजर सैंपलर होते हैं। एक पीटरसन ग्रैब सैंपलर होता है, उसके बाद सर्बर सैंपलर होता है, डीनेट और किकनेट होते हैं। तो इसमें से किकनेट और सर्बर सैंपलर रिवर में यूज़ होते हैं, वो लेक में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। डीनेट यूनिवर्सल है, वो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और पीटरसन ग्रैब जिसको अभी हम यूज़ करेंगे, इस लेक की जो मड या बॉटम या सबस्ट्रेट पर जो बैंथिक एनिमल है उसकी डाइवर्सिटी देखनी, वो पीटरसन ग्रैब सैंपलर है, वो हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, देख सकते हैं। ये मैम पीटरसन ग्रैब सैंपलर है, और ये मेटेलिक है, आप देख सकते हैं। इसको यदि हम ज्वाइन कर देंगे तो ये सिलेंड्रिकल बन जाएगा। तो यदि आपको इसको क्वांटिफाई करना है इसके सैंपल को, तो इसमें सिलेंड्रिकल निकालने का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वही इसमें भी लगता है। इसमें एक बड़ी सी रोप लगी हुई है, तो हम इस सैंपलर को नीचे डालेंगे, और ये सैंपलर नीचे जाते से ही आप जब इसको लूज करते हो तो ये लॉक हो जाता है, और लॉक होकर ही अपने साथ मड का सैंपल लेकर आता है। उस मड के सैंपल में बैंथोस होते हैं। तो हमने तालाब में पीटरसन ग्रैब सैंपलर डालकर तलछट अर्थात मड को निकाला तथा इसमें से बैंथोस के नमूने एकत्रित किए। साथ ही तालाब के किनारों पर पानी के अंदर के पत्थरों को निकालकर उन पर लगे हुए बैंथोस अर्थात जलीय तल के जीवों के नमूने भी एकत्रित किए। जैसे जैसे सीज़न बदलता है तो जो मिलने वाले बैंथोस हैं
उसके टाइप में चेंज आता है, प्रकार में परिवर्तन आता है? हाँ मैम, आता है। एक्चुअली जो बैंथोस होते हैं ये किसी भी वाटर बॉडी की हेल्थ के इंडिकेटर होते हैं, और हम सब लोग जानते हैं कि बारिश में पानी ख़राब हो जाता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो उस समय आपको उस तरह की स्पीशीज़ मिलेंगी जो पोल्यूशन को टॉलरेट कर पाएंगी, ज़्यादा मिलेंगी। और जो फ्रेश वाटर की होती हैं वो विंटर्स में ज़्यादा मिलती हैं और मानसून में कम मिलती हैं। तो इस तरह से यदि हम प्रॉपर स्टडी करते हैं, प्रॉपर कैटेगराइजेशन करते हैं बैंथोस का, तो हम देखते हैं कि सीज़न वाइज भी इनकी डाइवर्सिटी और डेंसिटी में चेंजेस आते हैं। और साथ ही यदि हम एक टाइप की साइड से दूसरी टाइप की साइड से बैंथोस कलेक्ट करते हैं तो वो फ्रेश वाटर और पोल्यूटेड वाटर की अलग अलग वैरायटी की स्पीशीज़, अलग अलग तरह के बैंथोस आप कलेक्ट करेंगे। तो फ्रेश वाटर के कुछ बैंथोस कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी, और इसको थोड़ा सा यदि हम एक आम आदमी के तौर पर देखें कि हम वैज्ञानिक जो टर्मिनोलॉजी है उसका यूज़ न करते हुए यदि हम एक आम आदमी के नज़रिए से देखें तो वो कैसे देख सकता है कि ये फ्रेश वाटर है? जी, बैंथोस जो होते हैं उनको हम जलीय कीड़े बोल सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इंसेक्ट होते हैं या बैंथोस होते हैं, ये अपनी लाइफ साइकिल की कुछ ही टाइम स्पेन वाटर बॉडी में निकालते हैं। उसके बाद जो हम फ्लाइज देखते हैं, जो बाहर देखते हैं, जिसको हम खुद भी बोलते हैं या हेलीकॉप्टर बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं, ये उन्हीं की लार्वल स्टेज होती है जिनको हम कलेक्ट करते हैं। और दूसरा जो आपका सवाल था कि अच्छे बैंथोस या बुरे पानी के बैंथोस किस तरह से हम ले सकते हैं, तो सबसे शुरू में मैंने आपको बताया था ये 3 कैटेगरीज के होते हैं, आर्थ्रोपोड और एनिलिड और मोलस्क। आर्थ्रोपोड, हाँ, आर्थ्रोपोड मतलब हम एक आम आदमी को समझाना चाहें आर्थ्रोपोड, हाँ, मतलब क्या? आर्थ्रोपोड वैसे जो जूलॉजी बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, जिन्होंने 10th में भी पढ़ा होता है वो तो समझते हैं आर्थ्रोपोड एक ग्रुप होता है। और आर्थ्रोपोड हम जो प्योर हमारे कीड़े होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, कॉकरोच जो होता है ना, उसका आपको हेड भी दिखेगा, उसके पैर भी दिखेंगे, सब कुछ, उसकी टेल भी दिखेगी। तो एक ऐसे कीड़े जिनका पूरा, जिनमें जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, जिनमें टेल होती है, जिनमें लेग्स होते हैं, उस ग्रुप को हम आर्थ्रोपोड बोलते हैं, या फिर ये सबसे प्योर फॉर्म होता है जलीय कीड़े का। अच्छा, ठीक है। और ये इन्हीं का ग्रुप होता है EPT, एफिमेरेप्टेरा, प्लेकोप्टेरा, ट्राइकोप्टेरा। इसी के ऑर्डर होते हैं, यदि हम एनिमल किंगडम की बात करें, इसी के ऑर्डर होते हैं। तो EPT ग्रुप जहाँ पर आपको मिलता है वो फ्रेश वाटर या सबसे अच्छे पानी को दर्शाता है। वैज्ञानिक लोग सिर्फ EPT ग्रुप को ही स्टडी करके बता देते हैं कि यहाँ का पानी कितना अच्छा होगा। उसके एक हम दूसरे छोर पे देखें, हमने मॉलस्क कलेक्ट करे थे, जो हमारे शेल जो हमने कलेक्ट करे थे, वो जो होते हैं ज़्यादातर वो पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। और जो थ्रेड लाइक या धागे की तरह जो हमने 1-2 कुछ कलेक्ट करे थे एनिलिड, वो भी पोल्यूटेड वाटर को ही इंडिकेट करते हैं। अच्छा, तो जितने भी मॉलस्क होते हैं क्या सभी के ऊपर शेल होता है? बिल्कुल मैम, मॉलस्क का जो फीचर होता है कैल्केरियस, उसके ऊपर कैल्शियम का शेल होता है, वही उसका आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है। 2 टाइप के होते हैं, एक तो हमें मिले हुए हैं गैस्ट्रोपोड, और एक बाइवाल जिसको हम सीप बोलते हैं। तो एक आप शब्द बता रही हैं एनिलिड, तो एनिलिड्स की पहचान क्या है? एनिलिड जो वर्ड है वो एन्युलस वर्ड से मिलके बना है। और एनिलिड उस तरह के जलीय कीड़े होते हैं जिनका जो व्यवहार है वो मिट्टी में घुस के रहने का होता है। वो मिट्टी में इसलिए घुसते हैं क्योंकि ना उनका सिर होता है, ना उनके पैर होते हैं, ना उनकी टेल होती है। बस आपको देखना होता है, अच्छा ये उनका टॉप एंड है, ये उनका बॉटम है। तो उनके पास पैर या टेल नहीं होती है जिससे वो अपनी ग्रिप बना के स्टोन के ऊपर या जलीय पौधों के ऊपर रह पाए। उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो मिट्टी में घुस के रहें। तो वो थ्रेड लाइक होते हैं, धागे के समान होते हैं। तो तीनों अलग अलग होते हैं। आर्थ्रोपोड के पूरे आपको पैर हाथ सब मिल रहे हैं जो उनको हेल्प करते हैं कि वो जली पौधे पे भी रह लेते हैं, पत्थर पे भी रह लेते हैं। एनिलिड है जिसके पास कुछ नहीं है, इसीलिए वो मिट्टी में घुस के रहता है, अपना सर ऐसे डालेगा उसमें रहेगा। और एकदम अलग ग्रुप होता है मॉलस्क का, जो कि मॉलस्क के एनिमल में भी उसका फॉल्स लेग होता है। उसके पास इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो उसको मैक्रोफाइट्स पे अटैच रहने के लिए हेल्प करते हैं या पत्थर पे अटैच रहने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन वो ट्रू इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और वो फ्रेश वाटर को कम इंडिकेट करते हैं एज कम्पेयर टू आर्थ्रोपोड के जो कैटेगरी के बैंथोस होते हैं। आर्थ्रोपोड्स में आपने बताया कि यहाँ पे हमको लार्वाज मिल रहे हैं। हाँ।
और बाद में ये बिल्कुल उड़ने वाले उनके insect विंग्स बन आ जाते हैं, जाते विंग्स आ हैं। जाते हाँ। हैं। मतलब आर्थ्रोपोड में लेग्स भी हैं, विंग्स भी हैं, बिल्कुल। तो क्या लेग्स और विंग्स के आधार पे भी कुछ पहचान की जा सकती है? हाँ, जब हम जैसे मैंने आपको 3 ग्रुप बताया EPT, तो जो आर्थ्रोपोड ग्रुप की आपस में जो पहचान होती है वो लेग्स के ही बेसिस पर होती है। विंग्स तो उनके निकलते नहीं हैं, विंग्स तब तक नहीं निकलते जब तक वो टेरेस्ट्रियल के लिए अडेप्ट नहीं हो जाते, फिर वो टेरेस्ट्रियल की कैटेगरी में आ जाते हैं। लार्वल स्टेज में उनकी पहचान उनके पैरों से, जिसको हम अपेंडेजेस बोलते हैं, जो कि उनकी मेन बॉडी से जुड़े हुए रहते हैं, उन्हीं से होती है। उनके गिल्स, उनके आप यदि उनको पलटेंगे, उनकी डॉर्सल साइड देखेंगे तो उस पे उनके गिल्स लगे रहते हैं। तो गिल्स और आपने सही बोला, उनके पैर से ही उनकी पहचान होती है। आपस में वो एक दूसरे से कैसे अलग है वो उन्हीं से पहचान होती है। तो कितने पैर होते हैं इनमें? हमारी तरह 2 पैर होते हैं? नहीं मैम, हमारी तरह 2 तरह पैर नहीं होते हैं। यदि आपने कॉकरोच को कभी उल्टी बॉडी करके देखी होगी तो उसके बहुत सारे पैर हिलते हुए दिखते हैं। तो इनमें भी 4 तो नहीं, 6 to 8 to 10 अपेंडेजेस के पेयर होते हैं। मतलब 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, अलग अलग ग्रुप के, जो इनको आपस में एक दूसरे से अलग बनाते हैं। नॉर्मली आपको 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, 8 मिलेंगे इनके अपेंडेजेस। और फिर इनकी टेल होती हैं जो उनके बेसिस पर भी इनको पहचानते हैं। कुछ ऐसी 2 होंगे अपेंडेजेस, कुछ एक सिंगल टेल होगी, कुछ 3 होगी। 1 2 3 ही होते हैं, 3 से ऊपर 4 नहीं होती है टेल। विंग्स वाले इंसेक्ट हम देखते हैं जिनको, जो ओडोनेट्स की कैटेगरी में आते हैं, लाल हरे पीले पतंगे हमें दिखते रहते हैं। इनकी एग लेइंग जो है सर, वो मैक्रोफाइट्स पर ही होती है। तो क्योंकि इनकी एग लेइंग मैक्रोफाइट्स पर होती है तो इनका जो जुवेनाइल स्टेज है पूरा का पूरा, लार्वल स्टेज जो है वो पूरा वाटर बॉडी में निकलता है। और फिर जैसे इनके विंग्स आते हैं, एडल्ट होके बाहर आ जाते हैं, मेटिंग करते हैं, फिर एग लेइंग करते हैं और अपना जो जुवेनाइल है उसकी लाइफ स्पैन को ये वाटर के अंदर करते हैं। तो हमको किनारे पे देखने पर हाँ, कभी इनके जो इंसेक्ट जिसके विंग्स आ गए हैं वो भी दिखाई देते हैं? हाँ बिल्कुल दिखाई देते हैं। मैं आपको इसका जवाब देती हूँ मैम। इसके पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो मच्छर है, मच्छर भी बैंथोस ही है। इसका लार्वा हमने कई बार पानी से पकड़ा हुआ है। उसके बहुत से लार्वा, बहुत से साइट्स पर इसके लार्वे हमें मिल जाते हैं। दूसरी चीज आपने पूछी कि हमें देखने को मिलते हैं, तो जब भी आप किसी नदी या तालाब के किनारे जाएंगे तो उसके आसपास जो झाड़ियाँ लगी रहती हैं उनको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। उसमें आपको उड़ते हुए पीले या गुलाबी या लाल या कभी कभी ग्रे कलर के, पर्पल कलर के इंसेक्ट दिखेंगे। कभी कभी पार्क में भी आपको दिखते हैं। तो ये उन्हीं की एडल्ट स्टेज होती है। और यदि आप दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो उसकी स्पीशीज भी वही निकलेगी, ये भी वही निकलेगी। और आपको बहुत सामान्य तौर पर ये देखने को मिल जाते हैं। आपको बस वहाँ की जो किनारे पे लगी हुई वेजिटेशन है उसको ऑब्जर्व करना है। जी। तो ये एडल्ट होकर वहीं तक जाते हैं। अभिलाषा जी, ये एक और कुछ सैंपलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मैम, ये हमारा किस तरीके से उपयोग करेंगे? ये हमारा बहुत ही यूजफुल सैंपलर है। ये आप देख रहे हैं डी शेप का है, इसलिए हम इसको डी नेट बोलते हैं। और ये उस तरह की हैबिटाट से बैंथोस कलेक्ट करने में हमारी मदद करता है जहाँ पर हम इजीली जा नहीं पाते हैं और जहाँ पर थोड़ी सी डेप्थ होती है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये मैक्रोफाइट्स से सैंपल लेने के लिए हमें हेल्प करता है। मैंने आपको बताया था कि मॉलस्क जो है वो मैक्रोफाइट्स पे अटैच ही भी रहते हैं। तो इसको जो है हम इस तरह से, इसको डी नेट या डिप नेट भी बोलते हैं क्योंकि हम इसको डिप करते हैं और फिर सैंपल लेकर आते हैं। तालाब के किनारे पर हमें अनेक मैक्रोफाइट्स दिखाई दिए जो कि जलीय भोजन श्रृंखला के उत्पादक हैं। बैंथोस इन्हें आवास एवं भोजन की तरह उपयोग में लाते हैं। हमने डीनेट सैंपलर की सहायता से मैक्रोफाइट्स को निकाला और उसमें उपस्थित बैंथोस के नमूने एकत्रित किए। अपर लेग से संकलित बैंथोस का हमने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में विश्लेषण किया, जिसमें हमने पाया कि इसमें एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के बैंथोस उपस्थित हैं। अपर लेग की एक तरफ हमें स्वच्छ जलीय बैंथोस मिले और दूसरी तरफ दूषित जल वाले बैंथोस भी मिले, पर शंख की उपस्थिति दोनों ओर थी, जिसने बहुत भ्रम पैदा किया। बाद में विश्लेषण पर ज्ञात हुआ कि ऐसे शंख जिनका शेल बाईं ओर घूमा हुआ है वो दूषित जल में पाए जाते हैं,
जबकि दाईं ओर घुमाव वाले शंख स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर अवश्य बताएं। इस विषय की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट prakrtiशाला.org को देख सकते हैं। आप हमारी इस वेबसाइट की सदस्यता भी ले सकते हैं। सदस्यता अभी निःशुल्क है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के सहयोग से साइंस सेंटर ग्वालियर, मध्य प्रदेश द्वारा निर्मित है।